जैसे सेना को ताकतवर बनाने के लिए व्यवस्था को बदला गया है, वैसे ही देश की तरक्की के लिए भी देश के नागरिकों का एक रजिस्टर तैयार करने की योजना बनाई गई है। तो आज दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर हम आपको बता चुके हैं सीडीएस के बारे में। अब आज की दूसरी बड़ी खबर सुन लीजिए। ये दोनों खबरें ऐसी हैं जो आपको दूर से देखकर शायद समझ में ना आए, लेकिन हम बहुत सरल भाषा में आपको समझाएंगे, क्योंकि ये दोनों खबरें आपके जीवन को छूती हैं। पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में नागरिकता से जुड़े मामलों को लेकर बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। पहले एनआरसी और सीएए के बारे में अफवाहें फैलाई गई, और आज नागरिकता से जुड़ा एक नया शब्द आ गया है जिसका नाम है एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। कैबिनेट ने आज एनपीआर यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने की मंजूरी दे दी है। आज हम आपको सरल भाषा में एनआरसी, सीएए और एनपीआर का अंतर बताएंगे, क्योंकि इन तीनों को लेकर ही बहुत सारे लोग आपको बहकाने की कोशिश करेंगे, गलत जानकारियां आपको देंगे, आपको डराने की कोशिश करेंगे। इसलिए सही जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आप इसे नए भारत का नया नागरिक शास्त्र भी कह सकते हैं। लेकिन सबसे पहले यह समझ लीजिए कि एनपीआर क्या है। इसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। क्या आपको पता है कि आपके घर में कितनी कुर्सियां हैं, कितने मोबाइल फोन हैं, कितने मोबाइल फोन के चार्जर हैं, कितनी घड़ियां हैं, आपके किचन में क्या क्या सामान है, आपके घर में फर्नीचर कितना है? और ये लिस्ट आगे और भी लंबी हो सकती है। लेकिन हम जानते हैं कि आपको इन सवालों का जवाब जरूर पता होगा। ये सारी जानकारियां आपके पास होंगी, तभी आप अपने घर का बजट तैयार कर सकते हैं। भारत में आप किसी के घर भी आप चले जाइए, किसी भी परिवार में, हर परिवार की और हर घर की एक इन्वेंट्री होती है। यानी आपके घर में क्या क्या है, आपके घर में कितने लोग रहते हैं, आपके घर में फर्नीचर कितना है, आपके घर में क्या क्या सामान है, और ये सब आपको याद रहता है। आपकी उंगलियों पर इसका हिसाब किताब रहता है। आपके जो गृहिणी है वो अच्छी तरह से जानती हैं कि उनके किचन में कितना सामान है, क्या सामान है। यानी भविष्य की सही प्लानिंग के लिए ये डेटा आप सब के लिए, हम सब के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप बड़ी कंपनियों में दफ्तर में काम करते हैं या अपना भी काम करते हैं, तो आपकी कंपनी में आपके एसेट्स क्या क्या हैं, ये सब आपको जानकारी रहती है। आप अगर छोटी सी दुकान भी चलाते हैं, उसमें कितने लोग काम करते हैं, उनकी तनख्वाहें कितनी हैं, वो कहां रहते हैं, ये सारा डेटा आप अपने पास रखते हैं। इसी तरह अगर बड़ी कंपनी भी चलाते हैं तो भी ये डेटा जरूरी होता है। इसी तरह सरकार के पास भी एक जनसंख्या रजिस्टर है जिसे वो अपडेट करती रहती है। इसका मकसद ये होता है कि सरकार के पास उसके नागरिकों का पूरा डेटा रहे और सरकारी योजनाओं का लाभ सही सभी लोगों तक पहुंच सके। यानी सरकार को, किसी भी देश की सरकार को यह पता होना चाहिए कि उसके देश में कुल मिलाकर कितने लोग रहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति, दशा कैसी है, उन्हें किन किन चीजों की जरूरत है, वो देश के किस हिस्से में बसते हैं और उस हिस्से की क्या क्या चुनौतियां हैं, और उन लोगों को सरकार से क्या मदद चाहिए। ये हर 10 वर्ष पर होने वाली जनगणना की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। आप जानते होंगे हर 10 साल में जनगणना होती है। आज भारत की कैबिनेट ने इस काम के लिए 8,500 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दे दी है। यानी इसमें 8,500 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। अब हम एनपीआर के बारे में आपके मन में आने वाले हर सवाल का जवाब देंगे। पहला सवाल आपके मन में क्या है? पहला सवाल यही होगा कि एनपीआर है क्या? उसका जवाब है, ये भारत में रहने वाले लोगों का एक रजिस्टर है। वैसा ही रजिस्टर जैसा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का होता है, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों का होता है, किसी बड़ी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स का होता है, किसी राज्य में रहने वाले लोगों का होता है, किसी हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले कुल लोग कितने हैं, कितने परिवार हैं, उनका होता है। दूसरा सवाल, इसका फायदा क्या होगा? सरकार देश में रहने वाले लोगों से जानकारियां लेकर एक डेटाबेस तैयार करेगी जिसका सरकारी योजनाओं में इस्तेमाल किया जाएगा। यानी आपके परिवार तक सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से पहुंचे, इसके लिए आपका डेटा सरकार के पास होना चाहिए। तीसरा सवाल, क्या एनपीआर का काम पहली बार शुरू हो रहा है? जवाब है नहीं। वर्ष 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने यह काम शुरू किया था। यानी यूपीए की सरकार ने 2010 में यह काम शुरू किया था। अब उस डेटा को अपडेट किया जा रहा है। चौथा सवाल, एनपीआर में रजिस्ट्रेशन होगा कैसे? जवाब है, इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना। सरकारी कर्मचारी आपके घर आएंगे, आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, आपसे कोई सबूत, कोई भी दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। बस सिर्फ आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और वो उन्हें नोट कर लेंगे।
5वां सवाल, एनपीआर के लिए कैसे सवाल पूछे जाएंगे? जवाब है, आपका नाम पूछा जाएगा, पता, माता पिता का नाम, आपकी वैवाहिक स्थिति, घर के मुखिया से आपका संबंध, आपकी जन्मतिथि, जन्म स्थान, आपकी शैक्षिक योग्यताएं, आपका व्यवसाय। यानी आपसे कोई नया सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये वो सवाल हैं जो आपसे हमेशा हर बार जनगणना के समय भी पूछे जाते हैं। ऐसे सवालों के जवाब आप अपना जब ईमेल अकाउंट बनाते हैं या जब अपना बैंक का खाता खुलवाते हैं या फेसबुक पर अपना अकाउंट खोलते हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जब अपना अकाउंट आप शुरू करते हैं, ये सारी जानकारियां आप उन्हें देते हैं। यहां तक कि जब आप सिम कार्ड लेने के लिए जाते हैं अपने मोबाइल फोन का, वहां पर भी आप ये सारी जानकारियां देकर आते हैं। फेसबुक जैसी जो कंपनियां हैं, उनके पास पहले से ही आपकी सारी जानकारियां हैं। गूगल जैसी कंपनियां, उनके पास ये सारी जानकारियां पहले से हैं आपके बारे में। लेकिन हमारे देश में गलतफहमी बनाकर रखी गई है कि हमारे देश के जो लोग हैं वो सिम कार्ड के लिए सारी जानकारी दे सकते हैं, अपनी सारे दस्तावेज दे सकते हैं ताकि सिम कार्ड मिल जाए। फेसबुक को दे सकते हैं, गूगल को दे सकते हैं और किसी सोशल मीडिया पर भी दे सकते हैं, लेकिन अपनी सरकार को नहीं देंगे। छठा सवाल यह है, क्या सवालों के जवाब लिख कर देने होंगे? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ना तो आप कुछ लिखेंगे, ना ही सरकारी कर्मचारी। जैसे आपके मोबाइल फोन्स में ऐप होते हैं, वैसा ही एक ऐप इसके लिए बनाया गया है और उसी में आपकी सारी जानकारियां दर्ज हो जाएंगी। 7वां सवाल, एनपीआर में रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा? इसका जवाब है, अगले साल 1 अप्रैल से शुरू होगा। एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपके मन में देश के किसी भी कानून को लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसलिए अब हम आपको एनआरसी, सीएए और एनपीआर के अंतर के बारे में बताएंगे, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है इन सब को लेकर। एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के जरिए देश के वैध नागरिकों की पहचान की जाएगी। यानी सरकार इस रजिस्टर में उन लोगों को शामिल करती है जिनके पास नागरिकता के वैध दस्तावेज हों। हालांकि हाल ही में असम में जिन लोगों के नाम इस रजिस्टर में शामिल नहीं हो पाए, उन्हें अपनी आपत्ति जताने का भी मौका मिला है। इसी तरह सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून उन लोगों को भारत की नागरिकता देता है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हैं। ये वो लोग हैं जो धार्मिक आधार पर अत्याचार का शिकार होने की वजह से भारत आए थे। इनमें हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के लोग शामिल हैं। और बहुत सारे लोगों को यह आपत्ति है कि इसमें मुस्लिम लोगों को, मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया। उस पर सरकार का तर्क यह है कि जिन 3 देशों के नाम लिए गए हैं, यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये तीनों इस्लामिक देश हैं और वहां पर धार्मिक आधार पर मुसलमानों के पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा, इसलिए उनका नाम नहीं है। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, एनपीआर यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में देश में रहने वाले सभी लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी। बाहर का भी अगर कोई नागरिक अगर देश के किसी हिस्से में 6 महीने से रह रहा है तो भी एनपीआर में उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। यानी जो भी लोग यहां पर रह रहे हैं, चाहे वो यहां के हैं, बाहर के हैं, कहीं से भी आए हैं, उनका नाम इस रजिस्टर में होना चाहिए। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये कहा कि एनआरसी और एनपीआर का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, इसे लेकर कोई अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। एनपीआर जो है वो जनसंख्या का रजिस्टर है, जो पॉपुलेशन रजिस्टर है। देश में जो भी रहते हैं उनके नाम रजिस्टर्ड किए जाते हैं, जिसके आधार पर देश की अलग अलग योजनाओं का आकार बनता है। और एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसमें से हर व्यक्ति से प्रूफ मांगे जाते हैं कि आप बताइए कि भाई आप किस आधार पर इस देश के नागरिक हो। ये दोनों प्रक्रिया का कोई लेन देन नहीं है, न दोनों प्रक्रिया का एक दूसरे के सर्वे में उपयोग हो सकता है। एनपीआर के लिए जो अभी प्रक्रिया चलेगी, इसका उपयोग कभी भी एनआरसी के लिए नहीं हो सकता। 2 कानून भी अलग है। एनपीआर का कोई भी डेटा एनआरसी के उपयोग में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये अलग प्रक्रियाएं हैं। एक खास बदलाव आज आपने नोट किया होगा। पिछली बार जब नए नागरिकता कानून को लेकर देश में हिंसा फैली, अफवाहों का दौर फैला, तब सरकार को रिएक्ट करने में, अपना पक्ष रखने में 2-3 दिनों का समय लग गया और तब तक बहुत गलतफहमियां और अफवाहें फैल चुकी थी। इसलिए आज गृह मंत्री अमित शाह ने आज शाम को ही, जब राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का ऐलान किया गया,
तो उसी समय आज शाम को ही उन्होंने टेलीविजन पर आकर इंटरव्यू भी दे दिया और आज से ही ये बताना शुरू कर दिया कि इसमें क्या क्या अफवाहें फैल सकती हैं और उनका स्पष्टीकरण भी उन्होंने आज से देना शुरू कर दिया। यानी सरकार इस बार बहुत सावधानी से आगे बढ़ रही है और इस बार सरकार सारी एहतियात बरत रही है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह को यह क्यों कहना पड़ा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें डर यही था कि इसे भी जोड़कर देखा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में पिछले कुछ दिनों से नागरिकता के नए कानून और नागरिकता रजिस्टर को लेकर बहुत अफवाहें फैलाई गई। आज AIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी ये कहा कि NPR NRC का ही दूसरा नाम है। NRC का काम शुरू हो चुका है NPR से। NPR जो आइंदा साल अप्रैल 2020 में शुरू होगी, वो NRC का हिस्सा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि NRP को रोकना पड़ेगा, NPR को रोकना पड़ेगा पहले। NPR जो NRC का हिस्सा है, उसमें आप सब पूछ रहे हैं, सवालात पूछ रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि NPR जब होगी तो एक लो लेवल ऑफिशियल वो किसी के बारे में कहे कि ये डाउटफुल है, और वो डाउटफुल जाएगा NRC में। मैं इतनी बातें कर रहा हूं, इसका जवाब क्यों नहीं थी सरकार? क्या NPR का ताल्लुक NRC से नहीं है? जवाब दें बीजेपी की सरकार। क्या NPR में जब डाउटफुल आएगा तो क्या NRC में इसका असर नहीं पड़ेगा? ओवैसी साहब, अगर हम कहेंगे सूर्य पूरब में उदित होता है तो वो कहेंगे नहीं वे पश्चिम में होता है। ये उनका स्टैंड होता है, मुझे तो इससे कोई आश्चर्य नहीं। फिर भी मैं ओवैसी साहब को भी आश्वस्त करना चाहता हूं देश के गृह मंत्री के नाते कि इसका NRC की प्रक्रिया से कोई लेन देन नहीं है। ये बहुत अलग प्रकार की प्रक्रिया है। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जनसंख्या रजिस्टर बनाने की शुरुआत अभी नहीं हुई है, ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है। ये शुरुआत वर्ष 2010 में हुई थी। आज जो लोग इसे सरकार की साजिश बता रहे हैं, उनकी याददाश्त और आपके लिए भी बहुत जरूरी है। तो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति कह रही हैं कि ये देश के हित में है। इस पूरी खबर को देखने के बाद भी अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि कहीं आपसे ली गई जानकारियां लीक तो नहीं हो जाएंगी, तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होगा। सरकार का कहना है कि इनका इस्तेमाल सिर्फ सरकारी योजनाओं के लिए होगा, इन्हें किसी तीसरी एजेंसी से शेयर नहीं किया जाएगा। और फिर हम आपसे बार बार ये बात कह रहे हैं कि हमारे देश में तो ज्यादातर लोगों ने अपनी सारी निजी जानकारियां पहले ही शेयर कर ली हैं। उनकी सारी निजी जानकारियां टेलीकॉम कंपनियों के पास हैं, जहां से उन्होंने मोबाइल फोन के सिम कार्ड लिए हुए हैं। उनकी सारी जानकारियां तमाम टेलीकॉम कंपनियों के पास हैं, जहां से उन्होंने इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है। उनकी सारी जानकारियां फेसबुक के पास हैं, क्योंकि वो फेसबुक पर पहले ही अपनी जानकारी दे चुके हैं। उनकी ये जानकारियां गूगल पर हैं। उनकी ये जानकारियां उन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास हैं, जहां जहां पर उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स खोले हुए हैं। यानी हमारे देश में लोग अपनी सारी जानकारियां किसी भी प्राइवेट कंपनी को एक ईमेल अकाउंट खोलने के लिए तो दे सकते हैं, लेकिन अपनी सरकार को नहीं दे सकते। इस बार जनसंख्या रजिस्टर के लिए आपसे कुछ नई जानकारियां भी ली जाएंगी जो पहले नहीं मांगी जाती थी, जैसे माता का जन्मस्थान, पिता का जन्मस्थान, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड की जानकारी। लेकिन याद रखिए कि आपसे सिर्फ जानकारी मांगी जाएगी, इनसे जुड़े दस्तावेज आपसे नहीं मांगे जाएंगे। और सबसे खास बात यह है, जो आपको दूसरे लोगों को भी बतानी चाहिए, वो ये कि NRC, CAA और NPR, इन तीनों से देश के मौजूदा नागरिकों को कभी भी कोई खतरा नहीं होने वाला। ये तीनों ही जो कानून है, जो देश के मौजूदा नागरिक हैं, उनसे नागरिकता लेने वाले कानून ये नहीं है। इस देश में रहने वाले किसी भी मजहब के नागरिक से उसकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता, कोई सरकार नहीं छीन सकती। और ये एक लोकतांत्रिक सरकार है, ये एक लोकतांत्रिक देश है, और इस देश के लोगों ने ही इस सरकार को चुना है। वैसे भी आज के जमाने में ऐसा हो नहीं सकता।